दोस्त लोग, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर आप लोग ने पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए। अब रिटायरमेंट के बात होता है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ाएगा कौन? अरे है ना लिमिटलेस ब्रेन। तो चलिए पढ़ते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। वेलकम गाइस बैक टू लिमिटलेस ब्रेन, कॉमर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन where students study without limits. The topic for today's discussion is death of a partner. So, let's get started. अभी दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग सीखा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अभी ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, पहले ये चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा एक स्टोरी से शुरू करता हूं। सोचिए, कुछ दोस्तों ने मिलके एक बिजनेस खड़ा किया और उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अब बिजनेस शुरू हो गया, सबका मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। अभी बिजनेस अच्छी तरह से चल रहा है। अब सोचिए, कोई एक दोस्त गुजर गया। बहुत दुख की बात है, पर बिजनेस चालू रहेगा। बाकी जो दोस्तों है वो लोग डिसाइड किया कि कुछ चेंजेस करके, कुछ बिजनेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन करके वो लोग बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। अब जो दोस्त गुजर गया उसका वो बिजनेस में शेयर है, क्योंकि वो बिजनेस में उसका भी कंट्रीब्यूशन है। अब वो तो चला गया, अब उसका जो शेयर है, उसका जो पैसा है तो उसको नहीं मिलेगा, पर उसका कोई भी नॉमिनी को मिलेगा। अब ये चीज है, उसको क्या क्या चीज में शेयर मिलेगा और उसको क्या क्या लायबिलिटी का भार लेना पड़ेगा, ये चीज को हम लोग को जानना पड़ेगा। और ये चीज को जानने के लिए हम लोग ये चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे, जहां पर देखेंगे कि एक पार्टनर गुजर जाने से क्या क्या चेंज होता है, कैसे कैसे चेंज होता है और कैसे डिसाइड होता है कि वो पार्टनर का नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। तो ये क्लास में हम लोग सीखेंगे द अकाउंटिंग एंट्रीज एंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी चलिए और देखते हैं कैसे करते ये चैप्टर का सम्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी दोस्तों, जब ये डेथ ऑफ अ पार्टनर पढ़ेंगे, पहले की चीज जान लेते हैं, इसका अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो बहुत ही सिमिलर होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से। कुछ कुछ चेंजेस तो जरूर है, बट द मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर एज डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज सेम। तो पहले क्या क्या चीज में एडजस्टमेंट आता है? पहला जो चीज में एडजस्टमेंट आता है डेथ ऑफ पार्टनर में, दैट इज अ चेंज इन द पीएसआर। तो पहले देखते हैं चेंज इन द पीएसआर को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। यहां पर भी दो केसेस होता है। पहले, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो होता है, अगर उन लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग का जो पिछला रेशियो था, द ओल्ड रेशियो विल बी सिमिलर टू द न्यू रेशियो. So the case number one is when the partners decide that the old ratio will be similar to the new ratio. And case number two, जहाँ पर the continuing partners decides that कि वो लोग बिजनेस में कंटिन्यू करेगा और उसका नया PSR बनेगा। That means when the old ratio is not equal to the new ratio. इसका मतलब वो लोग बिजनेस में रहेंगे, बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, पर अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो समझौता होगा, वो समझौता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नया कुछ होगा। इसका मतलब कुछ नया समीकरण आएगा। तो देखते हैं हम लोग दो ही चीज में कैसे चीज को ट्रीट करते हैं। नाउ टू स्टार्ट विद द केस नंबर 1 ऑफ द चेंज इन PSR, जहां पर द ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू द न्यू रेशियो। यहां पर एक चीज याद रखिए, सम में साइलेंट, यहां पर एक चीज याद रखिए, द सम विल बी साइलेंट अबाउट द न्यू रेशियो। जब न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया गया है, इसके मतलब द ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू द न्यू रेशियो। देखिए सम कैसे करेंगे। यहां पर सोचिए ABC आर पार्टनर्स,
sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. C died on 31/3/2021. So C died on 31/3/21, and it is given that the closing date of balance sheet is 31st October. The closing date of balance sheet is 31st December every year. It's more given the C's share of profit from the date of balance sheet to the date of death is to be calculated on the basis of the last 3 years average profit method. तो इसका एवरेज प्रॉफिट मेथड बोला जाता है, जहां पर लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिया गया है, इसका एवरेज के बेस के ऊपर आपको सी का शेयर को निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग ये सम? पहले निकाल लेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? लास्ट 3 जो साल है वो 3 साल का प्रॉफिट है, हम लोग ऐड करेंगे। सो इट विल बी 10,000 प्लस 14,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से मिल जाएगा हम लोग को 12,000, जो है हम लोग का 12,000 इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। अब ये 12,000 में सी का शेयर कितना है? पहले एक चीज याद रखिएगा कि सी कब गुजर गया। सी डाइड ऑन 31st March 2021 and the books closed on 31st 12/2020. So 3 महीने के लिए सी का कितना शेयर हो सकता है? ये 12,000 रुपए में। तो सी शेयर क्या होगा? सी शेयर विल बी 12,000 multiplied by 3/12 बिकॉज 3 महीने के लिए था, और सी का शेयर कितना है? 3:1। इसका मतलब 1, सी का शेयर है 1, तो 1/6, तो 1/6 इज शेयर, सी शेयर। तो देखिएगा तो कितना मिलेगा हम लोग को? यहां से हम लोग को मिलेगा 500 रुपए। अभी एंट्री क्या होगा? इसका एंट्री याद रखिएगा, जब ऐसे केस रहेगा जब न्यू रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो इज सेम and you are getting C's share like this, it will be a PL suspense account debit, PL suspense account debit 500 to C's capital, इसके मतलब सी का जो पोजीशन है, सी का जो शेयर है, सी वो शेयर अपना लेके जाएगा, पर उसको हम लोग पीएल सस्पेंस अकाउंट को हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे। ये चीज को आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अभी एक चीज, ये पीएल सस्पेंस जो है, ये कहाँ पर दिखाया जाएगा? ये पीएल सस्पेंस दिखाया जाएगा एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये चीज को थोड़ा याद में रखिए, ये चीज को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ये हो जाता है जब द old share is equal to the new share. Now coming to case number 2, जहां पर new ratio and the old ratio will not be the same. So where new ratio and the old ratio is not equal. सोचिए A is to B is to 3 is 3 is to 2 is to 1 and A is to B is 4 is to 3. So clearly दिख रहा है कि दोनों में रेशियो एक नहीं है। रेशियो का समीकरण में चेंज हुआ है। So how it will affect our sum? How it will affect the adjustment? So the first thing is that what we follow over here is that we first will find out the gain ratio. पहले हम लोग इसे gain ratio निकालेंगे। अब gain ratio कैसे निकालेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलेंगे, सोचिए A के लिए कितना होगा? A के लिए होगा 4/7 माइनस 3/6। तो यहाँ पर ले लेते हैं कमिंग टू 3/42। और B के लिए कितना होगा? B के लिए होगा 3/7 माइनस 2/6। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/42। तो गेन रेशियो हम लोग को मिल गया 3:4। अभी ये 3:4 रेशियो में हम लोग को C का जो शेयर है उसको बांटना पड़ेगा, और यहाँ पर भी जो
जो, और यहाँ पर भी जो हम लोग का एंट्री रहेगा वो होगा द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा, मैं बोल के जा रहा हूं, होगा द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to the deceased partners capital। तो ये थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? तो सोचिए, फिर जो पिछले सम था वही सम का यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग का सी का शेयर कितना था? सी का शेयर था 500 रुपए। We are taking the previous sum as our basis। तो अगर C का शेयर था 500 रुपए तो क्या होगा एंट्री? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C। अभी एक चीज याद रखिएगा, ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगा इसको हम लोग बांटेंगे गेन रेशियो में। दैट मीन्स 3:4। इसका मतलब अगर यहाँ पर 500 रुपए आता है तो 500 इंटू 3/7 विल बी 214 एंड द रिमेनिंग 286 विल बी फॉर द बीस कैपिटल। तो ये बन जाता है हम लोग का सेकेंड केस, जहां पर द ओल्ड रेशियो विल नॉट बी इक्वल टू द न्यू रेशियो। तो क्या सीखा हम लोग ने? अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो एक हो जाता है तो हम लोग उसको पीएल सस्पेंस अकाउंट से ट्रीट करते हैं। उसका तब जर्नल एंट्री बन जाता है पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर नया रेशियो और ओल्ड रेशियो एक नहीं रहता है, जहां पर चेंज होता है, तब हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम लोग कैसे इसको डिवाइड करते हैं? वी डिवाइड इट इन टर्म्स ऑफ द गेन रेशियो, जैसे कि हम लोग ने यहां पर किया है। अभी और कुछ आइटम हम लोग को याद रखना पड़ेगा जिससे जो डिसीज पार्टनर है उसको पैसा मिलेगा, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन। इन चीजों में जो डिसीज पार्टनर होता है उसको पैसा मिलता है। अब ऐसी चीज अगर रहेंगे तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? पहले जान लीजिए, अगर ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू द न्यू रेशियो तब कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग ये चीज को, और अगर ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू द न्यू रेशियो तो कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग ये चीज को। ये दो ही चीज को आपको जानना पड़ेगा। सोचिए, अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो एक ही तरह रह गया तो हम लोग उसको ट्रीट करते यहां पर पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब सोचिए, अगर ओल्ड रेशियो और नया रेशियो एक नहीं रहा तो क्या होगा? तब हम लोग उसका एंट्री करते हैं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। और प्लीज याद रखिएगा ये चीज को हम लोग गेन रेशियो में डिवाइड करेंगे। अभी एक चीज जान लीजिए कि यहां पर ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, सी डिसीज पार्टनर है। तो ये बन जाता है जब पैसा पार्टनर को मिलेगा। अब जब पार्टनर को सोचिए पैसा देना पड़ेगा और पार्टनर गुजर गया, जैसे एक केस ले लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तब ये चीज को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? फिर हम लोग दो केस ले लेते हैं। एक केस में हम लोग सोचिए where the old ratio is equal to the new ratio
और एक जगह पर जब ओल्ड रेशियो इज नॉट इक्वल टू न्यू रेशियो, कैसे चेंज आएगा? पूरा चीज उलट जाएगा, क्योंकि यहां पर पैसा मिलने वाला था और यहां पर पैसा देना होगा। तो हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी डिसीज पार्टनर है, याद रखिएगा। 2 पीएल सस्पेंस, और यहां पर क्या आएगा? यहां पर जो डिसीज पार्टनर होगा उसका कैपिटल हम लोग डेबिट करेंगे और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और इसको भी हम लोग गेन रेशियो में ही बांटेंगे। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग को जानना पड़ेगा फॉर सम फर्दर एडजस्टमेंट। अब ये बाकी जो एडजस्टमेंट होता है, जैसे कि रिवैल्यूएशन का, जैसे कि शेयर ऑफ गुडविल का, सब रिटायरमेंट के तरह सेम रहेगा। जैसे हम लोग रिटायरमेंट में ट्रीट किया वैसे ही डेथ ऑफ अ पार्टनर केस में भी उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मे बी नॉट विलफुली, बिकॉज डेथ कब होगा किसी को पता नहीं, बट द ट्रीटमेंट विल बी सेम एज रिटायरमेंट। और एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर रिटायरमेंट के जैसे ही पेमेंट होता है, जैसे कि आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर कैलकुलेट किया जाता है कि पार्टनर को कितना पैसा फर्म से मिलेगा। अब सोचिए जितना भी पैसा हो गया, अब वो पैसा फुल पेमेंट पार्टनर का एग्जीक्यूटर को मिल सकता है, उसका मतलब पार्टनर का नॉमिनी को मिल सकता है टोटल कैश में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पार्टली कैश में मिलेगा, पार्टली लोन जैसे मिलेगा। और थर्ड केस जहां पर पूरा पैसा डिसीज पार्टनर का चले जाता है पार्टनर का लोन अकाउंट में, जिसको पार्टनर का एग्जीक्यूटर को मिलेगा, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो ये तीन केसेस ही हम लोग देखेंगे हम लोग का सम के थ्रू। तो चलिए लेते हैं एक सम और उसको करते हैं। अभी जो सम में हम लोग के सामने है, वो सम का कुछ निटी-ग्रिटीज हम लोग पहले देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि PQR, ये तीन लोग एक बिजनेस चला रहा था, ऑल ऑफ अ सडन R गुजर गया, उसके बाद बिजनेस का कुछ डिसीजंस लिया गया, कुछ एसेट्स रिवैल्यू किया गया, और जो R का जो पैसा था वो R को पेमेंट किया गया, उसमें R को मतलब R का एग्जीक्यूटर को। अब उसका कैसे कैसे हम लोग उसका एंट्रीज करते जाएंगे, चलिए देखते हैं। पहले देखिए कि P, Q और R के बीच ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1। अभी R गुजर जाने के बाद जो नया रेशियो आता है उसके बारे में सम में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इसके मतलब हम लोग पकड़ लेंगे कि द न्यू रेशियो विल बी 3:2। That means the old ratio will be equal to the new ratio. तो यहाँ पर the old ratio will be equal to the new ratio, which is equal to the gain ratio. तो gain ratio भी यहाँ पर 3:2 रहेगा। अभी इसके ऊपर बेस करके पहले हम लोग जो करेंगे वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी टू स्टार्ट विद द सम वी विल स्टार्ट विद द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। अभी सम में क्लियरली बोला दिया गया है कि द गुडविल हैज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। अभी प्रॉफिट दिया गया लास्ट 5 साल का
वो है 24,000, 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 एंड 5,000। ये चीज का अगर एवरेज हम लोग लेंगे तो हम लोग को मिलेगा 15,000 रुपीज। तो ये लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है 15,000 रुपीज। अभी इसको हम लोग अगर ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को फर्म का गुडविल मिल जाएगा। तो फर्म का गुडविल कितना होगा? फर्म का गुडविल होगा 15,000 into 3 years of purchase, that is rupees 45,000. अभी 45,000 is the goodwill of the firm. अब 45,000 is the entire goodwill of the firm, so we need to find out what is the our share in it. Our share of goodwill. Our share of goodwill will be 45,000 into 1/6. Why 1/6? Because the ratio between P, Q and R was 3:2:1. That means 1 out of 6. So 1/6 of 45,000, that is rupees 7,500 is the C share of goodwill. So 7,500 is the our share of goodwill. Now how this will be distributed or how this will be shown or how it will be journalized? The journal entry will be the continuing partners capital account debit to the deceased partners capital. तो यहाँ पर continuing partner है P, so P's capital account debit, Q's capital account debit, to R. अभी एक चीज याद रखिएगा करने के समय, ये दो को कितना रेशियो में हम लोग बांटेंगे? गेन रेशियो में, दैट इज 3:2। अभी इसको कितना रुपए मिलने वाला है? 7,500। सो 7,500 का 3/5 कितना होगा? 4,500 और 2/5 कितना होगा? होगा 3,000। तो इससे बन जाता है हम लोग का गुडविल शेयरिंग का ट्रीटमेंट। अभी नेक्स्ट ट्रीटमेंट जिसका आएगा दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी आर जब चले जाएगा भैया, याद रखिएगा कितना दिन आर बिजनेस में था इस साल। इस साल बिजनेस में आर गुजर गया ऑन 31 जुलाई। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाए 31 मार्च। सो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना वो बिजनेस में था। तो इस साल का जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें उसका भी शेयर है। तो नेक्स्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर। अब इसको कैसे करेंगे? करंट ईयर का प्रॉफिट है 24,000। अब उसमें कितना महीना आर ये बिजनेस में था? आर ये बिजनेस में था 4 महीना और आर का शेयर कितना था? 1/6। सो द अमाउंट इज 1,333, that is 1,333. That is the R's share of profit in the business, which R's executor will get after R's death. So यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा PL सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल। फिर एक बात याद दिला देते हैं, क्यों हम लोग PL सस्पेंस को डेबिट करेंगे? हम लोग PL सस्पेंस को डेबिट करेंगे क्योंकि द ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू द न्यू रेशियो, इसलिए हम लोग PL सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये कितना आएगा? 1,333 एंड 1,333। अभी डायरेक्टली आ जाते हैं सम में। सम शुरू करने के आगे पहले मैं कुछ चीज बोल दे रहा हूं कि हम लोग को यहाँ पर बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर द डेथ ऑफ आर एंड फाइनली हम लोग को यहाँ पर
एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि पूरा पैसा पेमेंट फर्म नहीं कर पाया है। सो चलिए बनाते एक के बाद एक एक अकाउंट। तो पहले शुरू करते रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो शुरू करते रिवैल्यूएशन अकाउंट से। जैसे कि मैंने बोला था, अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग उसको इस साइड रिकॉर्ड करते हैं, और एसेट का वैल्यू अगर गिरता है तो हम लोग इसको इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे। और वैसे ही अगर लायबिलिटी का वैल्यू गिरता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और अगर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको सीखने के लिए पहले देखिए, स्टॉक बैलेंस शीट में दिया गया 9000, पर रिवैल्यूएशन होने के बाद स्टॉक बोला जा रहा है 10,000, तो 1,000 स्टॉक का वैल्यूएशन बड़ा है। सो आई राइट बाय स्टॉक अकाउंट एंड द अमाउंट इज 1000। नेक्स्ट बिल्डिंग, देखिए बैलेंस शीट में दिया गया है 30,000, पर रिवैल्यूएशन के बाद बोल रहे हैं बिल्डिंग 35,000, तो बिल्डिंग का वैल्यू भी बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे बाय बिल्डिंग। नेक्स्ट देखिए कि फर्नीचर का वैल्यू बैलेंस शीट में है 2000, रिवैल्यूएशन के बाद बोल रहा है 1500, उसके मतलब फर्नीचर का वैल्यू गिरा है। सो आई विल रिकॉर्ड इट ऑन दिस साइड टू फर्नीचर। And how much it has reduced? It has reduced by 500. The next thing which we will take into consider is, you can see the debtors value in the balance sheet 16,000, but after revaluation is 15,000. So debtor का value भी गिरा है, so हम लोग उसको लिखेंगे debtor account 1000. अभी दो और important चीज है। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा गया है, the BR of 600 becomes valueless। इसका मतलब BR 800 रुपए था, 600 रुपए वैल्यूलेस हो गया। इसका मतलब वो डिसऑनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग क्या करेंगे, BR को घटाना पड़ेगा। तो वी विल राइट टू BR 600। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है वो है, देखिए आप लोग, प्लांट एंड मशीनरी 6500 is given in the balance sheet, but after revaluation is found out that it is 5000, तो इसका मतलब 1500 रुपए प्लांट एंड वैल्यू ऑफ मशीनरी का गिर गया है, तो ये रिडक्शन को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। वी विल राइट टू प्लांट एंड मशीनरी 1500। अभी निकालेंगे हम लोग का रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो जैसे कि दिख रहा है हम लोग को कि इस साइड द क्रेडिट साइड इज हेवियर देन द डेबिट साइड, दैट मींस रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है। अभी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना आया है, 6000 माइनस 500 माइनस 1000 माइनस 600 माइनस 1500, दैट इज 2400। दिस इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब इसको हम लोग बांटेंगे ऑल द पार्टनर्स में उसका ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2:1, दैट इज 3/6, 2/6 and 1/6. The amount will be 1200, 800 and 400. तो ऐसे हम लोग का आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अभी हम लोग चले जाएंगे इसको बैठाने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पहले बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो टू स्टार्ट विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे हर एक पार्टनर का कैपिटल कितना है, और वही हो जाएगा यहाँ पर बैलेंसिंग, और वही हो जाएगा यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अभी कितना आ रहा है, 22,750 P का, 15,250 Q का, और R का आ जाता है 12,000 रुपए। तो यहां पर हो जा रहा है P, Q और R का ओपनिंग स्टेटमेंट। अभी पहले हम लोग बैठा लेते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है तो हम लोग इसको बैठा लेंगे 1200, 800 एंड 400। और एक चीज C को मिला है शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहां पर आ जाएगा बाय PL सस्पेंस,
ये तीनों चीज हम लोग पहले लिख लेंगे। अभी गुडविल का जो एंट्री था आपको याद रहेगा, हम लोग ने पास किया था पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय पी एंड क्यूज कैपिटल, ये हो जाता है गुडविल का एंट्री। और हम लोग यहां पर सी के जगह पर लिखेंगे 7500। अभी पी और इसके कॉन्करेंट एंट्री क्या होगा यहां पर, राइट टू आर्स कैपिटल हम लोग क्या लिखेंगे, पी के अंडर लिखेंगे 4500 और क्यू के नीचे लिखेंगे 3000 और आर ऐसे वेकेंट रहेगा। तो हम लोग ने फटाफट हर एक चीज का एंट्री यहां पर पास कर दिया है। अभी एक चीज का एंट्री यहां पर साइलेंट है, पर आपको समझना पड़ेगा। बैलेंस शीट में देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में रिजर्व 6000 रुपीज है। ये रिजर्व में सी का भी शेयर है, इसलिए वो पूरा रिजर्व हम लोग सभी पार्टनर में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। तो लिखेंगे बाय रिजर्व्स, कितना रुपए का था, 6000 का था, तो इसका मतलब 3000, 2000, 1000 में हम लोग तीनों पार्टनर में बांट देंगे। अभी चलेंगे हम लोग निकालने कि भाई आर को कितना पैसा मिलने वाला है। ये चीज को जानने के लिए पहले हम लोग इसका टोटल निकालेंगे। तो इसका टोटल क्या होगा, 22,750 प्लस 1200 प्लस 3000 विच इज 26,950। अब क्यू का क्या होगा, क्यू का होगा 15,250 प्लस 800 प्लस 2000 दैट इज 18,050। और आर का क्या होगा, 12,000 प्लस 400 प्लस 1333 प्लस 7500 प्लस 1000 दैट इज 22233। अभी इंटरेस्टिंग चीज है, ये तीनों फिगर से हम लोग को मिलेगा कि आर को कितना पैसा मिलने वाला है। तो यहां पर निकाल लीजिए बैलेंस कैरेट डाउन। पहले बैलेंस कैरेट डाउन पी और क्यू के लिए आएगा। सो 26,950 minus 4500 will give you the balancing carried down for P, that is 22,450। और Q के लिए होगा 18,050 minus 3,000 that is 15,050। अभी R तो मर गया है, तो R के पास हम लोग नील लिख लेंगे और यहां पर लिखेंगे टू आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। और यहां पर कितना लिखेंगे हम लोग, 22,233। तो ये हो जाता है हम लोग का पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोग पहले पूरा जो पैसा आर को मिलने वाला है वो हम लोग डाल देंगे आर का एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में। क्यों, क्योंकि आर गुजर गया है। इन ऑल सेंस आर कैन नॉट गेट हिज मनी। सो पहले आर का लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाएगा, आर का एग्जीक्यूटर का लोन कट। तो पहले आर का एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट में से ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई पेमेंट हुआ है इमीडिएट, उसको माइनस करके बाद बाकी जो अमाउंट रहेगा उसको हम लोग आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन बोल के बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो चलिए बैलेंस शीट करते हैं। अभी चलिए शुरू करते हैं बैलेंस शीट से। पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो रिवैल्यूड एसेट्स का वैल्यू था वो हम लोग झटाझट बैठा लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बिल्डिंग। द बिल्डिंग अकाउंट is now 35,000 after revaluation. Next come the plant and machinery. The plant and machinery is now 5,000 because 1,500 का reduction हुआ है। Next furniture 1,500। उसके बाद आता है current assets। पहले लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स कितना है, 15,000। उसके बाद स्टॉक 10,000,
BR, bills receivable, that is 200 because 600 will become valueless, इसलिए 200 रुपए, 800 माइनस 600, 200 रुपए यहाँ पर आएगा। और क्या आने वाला है? PL सस्पेंस अकाउंट, PL सस्पेंस अकाउंट जो C का शेयर ऑफ गुडविल था, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अभी लायबिलिटी साइड में क्या क्या आएगा? पहले ही द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल आएगा। सो पीस कैपिटल अकाउंट 22,450 एंड आर्स कैपिटल अकाउंट sorry sir, don't take this, and Q's capital account 15,050। अभी नेक्स्ट जो चीज आएगा वो है R का मिलने वाला भाग। R को मिलने वाला है 22,000 R को मिलने वाला है अभी R को मिलने वाला है 22,233 रुपीज, उसमें 12,000 उसको इमीडिएट पेमेंट किया गया है। तो उसका हम लोग लिखेंगे आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अभी R को मिलने वाला है 22,233 रुपीज, उसमें 12,900 रुपए का पेमेंट हो जाता है। तो आई विल राइट 22,233 minus 1,200 900, that comes to 900,333। अभी देखिए भाई, कैश कितना था बैलेंस शीट में? कैश था बैलेंस शीट में 5,800 और बोला है इमीडिएट पेमेंट कितना हुआ है 12,900, मतलब कैश पूरा ड्रेन्ड आउट हो गया है। उल्टा मेरे ऊपर बैंक ओडी आ चुका है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम लोग उसको नेक्स्ट रिकॉर्ड करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट होगा 12,900 माइनस 5,800। तो जितना पैसा मेरे पास था और 12,900 रुपये में पेमेंट किया, तो बाद बाकी रुपए चले जाएगा बैंक ओडी में। तो कितना जाएगा मेरा बैंक ओडी में? इट विल बी 7,100। Next, coming to the current liabilities, the creditors coming to 5,000 and my BP is coming to 2,000। और देखिए एक सिंपल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जो है लोन। एक बैंक में एक लोन है ऑलरेडी 7,100 का, उसको रिकॉर्ड कर दीजिए। अब देखिए बोथ द साइड्स टैली करता है कि नहीं। हाँ जरूर बोथ द साइड्स टैली हो रहा है। इट इज कमिंग टू 68,033 68,033। अभी बोथ साइड्स टैली कर गया है। सम का यहाँ पर खत्म नहीं, सम यहाँ पर खत्म नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि ये जो आर सिक्योरिटीज लोन अकाउंट है इसको फर्म ने 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया है, एक इंटरेस्ट जोड़ के। इसके मतलब हमको एक आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अभी शुरू करते हैं आर्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट से। तो पहले हम लोग लिख लेंगे एज ऑन द डे ऑफ आर डाइज आई विल राइट बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज 31,720। So the R's amount which is pending is 22,233। अभी इसमें से वही दिन R को कितना पैसा मिलता है कंपनी से, उसी दिन कंपनी को R से पैसा मिलता है टू बैंक अकाउंट 12,900। तो उसी दिन बैंक से उसको पैसा मिल जाता है, कंपनी से उसे पैसा मिलता है 22,900 रुपए का। So, as on the last day of the year, the pending amount becomes that 31/3/2021. It becomes to balance carried down 900,333। अभी सम को थोड़ा फॉलो कीजिए। बोला गया है कि हर साल के, तो सम को थोड़ा फॉलो कीजिए। बोला गया है कि the year on the day R dies, उसका 1 साल बाद
आर को पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अब 333 रुपीज स्पेंडिंग, तो इसका कितना, इसका हाफ पैसा उसको 1 साल बाद मिलेगा। सो ऑन 1/4/2021 the opening balance is how much? It is 9333, and as on the date of his death, that is 31/7/2021 he will get his first installment along with an interest of 10%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9333 का डिवाइड करिएगा तो आएगा 4666.5। तो 1 साल में हम लोग लिखेंगे 4667 और 1 साल में हम लोग लिखेंगे 4666। तो हम लोग पहले साल में लेते हैं 4667 टू बैंक, कितना आएगा 4666। तो पहले साल क्या आएगा टू बैंक 4667 प्लस द इंटरेस्ट। The interest is 10% of 93333, that is 933। तो यहाँ पर ऐड करके आएगा 5600। तो और एक चीज यहाँ पर रिकॉर्ड करने पड़ेगा, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उसका रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे एज ऑन द डेट ऑफ द डेथ ओनली, दैट इज 21। हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट कितना 933, that is 10% of this amount gets added with this and comes to 5600। और ईयर एंडिंग में आएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 बैलेंस कैरिड डाउन, that is this side minus this 5600, it will come to the balancing figure, that is 4666। और यहाँ पर हम लोग लेंगे, फिर इसको ओपनिंग बैलेंस पे लाएंगे, एज ऑन द डेट ऑफ 1/4/2022 हम लोग इसको ओपनिंग बैलेंस में मिलेगा हम लोग को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4666। फिर एज ऑन द डे ऑफ द डेथ हम लोग इसको लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, अमाउंट आएगा 467, 10% of this, so the entire amount will be given via bank। तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक 4666 plus 467 coming to 5133। तो ये बन जाता है आर का लोन का एग्जीक्यूटिव अकाउंट। तो दोस्तों इसके साथ हम लोग खत्म करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर एक ही तरह है, तो इसका सम प्रैक्टिस करते रहेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।